चालू कर दिया, बैठ जाओ। आज देखिए बच्चों, हम लोग इंटरमीडिएट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ का नियम, प्रश्न 3 नंबर में आएगा। किरचॉफ के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किरचॉफ ने ऐसे विद्युत परिपथों के लिए नियम दिए जिससे हम आसानी से परिपथ को हल कर सकें। वे परिपथ जिनमें एक से अधिक बैटरी लगी हों या बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस लगे हों जिनको हम आसानी से सॉल्व ना कर पाएँ, उसके लिए किरचॉफ ने ऐसे परिपथों को हम लोग जटिल विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। पहला नियम धारा नियम या संधि नियम कहलाता है। धारा नियम क्या कहता है? धारा नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। संधि का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर धाराएं आकर के मिल रही होंगी या वहां से बाहर जा रही होंगी। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम देखें। किरचॉफ का प्रथम नियम, अब देखिए प्रश्न क्या आया? प्रश्न आया किरचॉफ के नियम उदाहरण सहित समझाइए। ये यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल ये पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा नियम। धारा नियम ये कहता है इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ये किरचॉफ का पहले नियम का स्टेटमेंट है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका गणितीय रूप क्या लिखेंगे? सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ पर साइन रूल भी है, करंट साइन रूल भी है। धारा चिन्ह परिपाटी कहती है कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराएं। अब संधि के लिए देखिए, हम यहाँ पर एक कोई जंक्शन पॉइंट ए ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे तार गए हुए हैं, ये बहुत सारे तार गए हुए हैं। एग्जाम्पल, चूंकि उदाहरण सहित बताना है तो यहाँ पर कुछ धाराएं संधि की ओर भेजिए और कुछ धाराएं संधि के बाहर की ओर जाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये कुछ धाराएं ऐसी आ रही हैं। तो धारा चिन्ह परिपाटी कहती है वे धाराएं जो संधि की ओर आएंगी वे धनात्मक होंगी। तो ये चित्र देखिए, संधि ए पर I1, I5, I4 ये संधि की ओर आ रही हैं और I2, I3 ये दोनों संधि से दूर जा रही हैं। तो जो संधि की ओर आएंगी वो धनात्मक और जो संधि से दूर जाएंगी वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग उदाहरण इसको लेते हैं, इसका एग्जाम्पल मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I1 पॉजिटिव है जो कि जंक्शन की ओर जा रही है, माइनस I2 नेगेटिव होगी क्योंकि जंक्शन से दूर जा रही है, माइनस I3 माइनस I4 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये प्लस I4 होगा, संधि की ओर आ रही प्लस I4 और प्लस I5 और कुल योग कितने बराबर हो जाएगा? 0 के। ये पहला नियम है। उदाहरण सहित आप इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये आपका सही होगा। ठीक, अगर 1 नंबर में इसमें और पूछ लिया जाता है कि प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो हम लोग देख रहे हैं हम किस नियम को पढ़ रहे हैं? धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? आवेश के चलने के कारण। तो यानी ये किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये देखिए, ये हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, अब यहीं पे हम लोग इसका द्वितीय नियम देखेंगे। द्वितीय नियम के लिए देखें, प्रथम नियम समझ में आ गया सभी को, अब द्वितीय नियम देखें। द्वितीय नियम देखें हम, प्रथम नियम लिखा रहने देते हैं, स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट है सिग्मा आई बराबर 0। अब यहीं पे द्वितीय नियम देखें, उदाहरण हमने मिटा दिया है, द्वितीय नियम, प्रथम नियम, उसके बाद उदाहरण, फिर द्वितीय नियम लिखेंगे। ये नियम क्या कहता है, एक बंद परिपथ बनाइए। पहले हम देखिए उदाहरण का बंद परिपथ बना देते हैं। एक सेल ले लिया जिसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1 या कैपिटल R1 लिख दीजिए, अभी कैपिटल R1 लेते हैं। ये R2, इसका विद्युत वाहक बल E2 और एक रेजिस्टेंस ये ले लिया R3। अब हमसे कहा गया कि दिए गए परिपथ में किरचॉफ का द्वितीय नियम समझाइए। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है किसी बंद पास में धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस बंद पास में विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। देखिए, द्वितीय नियम कहता है किसी बंद पास में धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उस बंद पास में विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बंद पास ले लिया, यानी इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब ये तो आपने नियम लिख दिया, अब इसका उदाहरण ये बना हुआ है, आप इसी उदाहरण से बताओगे। देखिए यहाँ पर हमने एक बंद पास ले लिया A B C D E F, ये बंद पास ले लिया। तो यहाँ पर देखिए हम इसको उदाहरण से ही समझाने जा रहे हैं। यहाँ ये पहला सेल है, ये धारा I1 दे रहा है, ये दूसरा सेल है, ये धारा I2 दे रहा है। चित्र को देखें तो ये जो D पॉइंट है ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आई, दोनों धाराएं मिल गई। दोनों धाराएं मिल करके कितनी हो गई? I1 प्लस I2। जैसे ही हम यहाँ बिंदु C पर पहुँचे, सेल E2 का परिपथ पूरा हुआ, धारा वापस कर दी, आगे की धारा चली गई I1। हमारे पास इस परिपथ में दो करंट वेरिएबल हैं। कितने चर अवयव हैं? दो, एक धारा I1 और दूसरी धारा I2। तो हम को जितने धारा अवयव हों उतने ही बंद पास बनाने होंगे। तो पहला बंद पास हमने ये बना लिया, दूसरा बंद पास हमने ये बना लिया, दो बंद पास बना लिए। अब बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए आपको किसी न किसी एक धारा को मुख्य धारा प्रिंसिपल करंट माननी पड़ेगी। तो हमने I1 को प्रिंसिपल करंट मान ली और धारा के चलने की दिशा को हमने दिखा दिया। जब हम धारा के संगत चलेंगे प्रिंसिपल धारा के, तो जो धाराएं उसके विपरीत होंगी तो वो ऋणात्मक होंगी। तो हम प्रथम बंद पास, यहां देख ले, प्रथम बंद पास कौन सा बन रहा है? ADCBA में वोल्टता नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता नियम भी कहते हैं। वोल्टता नियम से हम I1 लेकर चले, हमें R2 रेजिस्टेंस मिला, उसके संगत धारा I2 जा रही है लेकिन मुख्य धारा के हमारे विपरीत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस I2 R2। आगे बढ़े, रेजिस्टेंस R1 मिला, R1 में I1 धारा जा रही, धारा की दिशा में, प्लस I1 R1 बराबर। अब इस बंद पास में देखिए दो सेल लगे हैं, एक सेल E1 लगा है, एक सेल E2 लगा है। अब इन दोनों सेलों की पोलैरिटी देखिए,
सेम पोलैरिटी पे जुड़े हुए हैं लेकिन करंट अपोजिट दे रहे हैं। तो जब अपोजिट करंट देंगे तो जो प्रिंसिपल करंट वाला सेल है उसके ईएमएफ में सेकेंडरी घट जाएगा, E1 माइनस E2 समीकरण नंबर 1। अब हम द्वितीय बंद पास में I2 को प्रिंसिपल करंट मानेंगे, I2 से चलेंगे तो द्वितीय बंद पास कौन सा ले रहे हैं हम लोग, DEFCD में, DEFCD में वोल्टता नियम से, ठीक है। तो यहाँ चले हमने I2 को प्रिंसिपल करंट माना तो R3 रेजिस्टेंस, R3 इसमें करंट I1 प्लस I2। आगे बढ़े हमको R2 रेजिस्टेंस, R2 पे I2, R2 बराबर, अब कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बराबर इसमें केवल और केवल एक सेल लगा हुआ है तो बराबर E2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें। अगर हमें R1 R2 और E1 E2 के मान पता हो, R1 R2 R3 व E1 E2 के मान पता हो तो हम इस नियम का उपयोग करके आसानी से I1 I2 और R3 में जाने वाली धारा I1 प्लस I2 ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है उदाहरण सहित समझाइए तो 3 नंबर के लिए आपको ये पूरा लिखना है और लास्ट में नीचे लाइन लिख देनी है कि यदि हमें R1 R2 R3 तथा E1 E2 की वैल्यू पता हो तो हम आसानी से इस परिपथ में बहने वाली प्रत्येक भुजा में धारा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।